नमस्ते बच्चों। पागल हाथी अर्थात क्रेजी एलिफेंट लेसन 2 पार्ट 3। पिछली कक्षा में हमने पागल हाथी का दूसरा भाग देखा था। उसके पहली वाली कक्षा में हम पागल हाथी का पहला भाग देखा था। तो चलो आज हम तीसरा भाग देखने वाले हैं। इससे पहले हम पाठ का पुनर्कथन पहले कर लेंगे, बाद में हम तीसरे भाग में जाएंगे। तो पहले भाग में हमने देखा था कि इस कहानी के रचनाकार की तारीफ जो मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित इस कहानी में जानवरों और विशेषकर हाथियों के स्वामी भक्ति और उसकी समझदारी के बारे में वर्णन किया गया है। ये भी बताया गया है कि जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं। तो कहानी के अंदर हमने 3 प्रकार के पात्र देखा, मोती, राजा साहब और मुरली। तो पिछले 2 भाग में हमने मोती के बारे में, राजा साहब के बारे में देखा था। दूसरे भाग के अंत में हमने मुरली को देखा। तो चलो कहानी किस तरह से हमने देखा था फिर से एक बार पुनर्कथन करेंगे। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वो अपने आपे में ना रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि न रहती थी। महावत का दबाव भी ना मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने ये खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती और पत्थर लादने पड़ते और शाम को वो पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब मिलना बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वो भूख की आग बुझाता। जब वो इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो बहुत चंचल हो जाता था। वो सोचता था कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। ये सोचकर जोर जोर से छिंधाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और वो जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास ना जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चले गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसकी बात तक ना पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्यों क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। मोती रास्ते में ही था। उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वो फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकला, सीधे छिंधाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा गए और घबरा कर भागकर एक छोटी सी झोपड़ी में छिप गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंच गया वहां। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझी तो वो जान पर खेल कर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती दीवार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था
और सोच रहा था कि इस दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती, मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच से उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी ना लौटा। मोती के महावत के एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वो कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली तो था बालक, पर हिम्मत का धनी था, मगर कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत तरह समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक बात ना सुनी। वो अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। तो चलो अभी आज हम तीसरे भाग में देखेंगे कि वो किस प्रकार जंगल की ओर गया और क्या वो मोती को पकड़ लाया या नहीं। आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। जंगल में वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है जिस पर वो बैठा था। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। मोती ज्यों ही उस पेड़ के समीप आया, त्यों ही मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वो सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। ये वही मुरली था जिसे वो अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला। ये सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वो खुश होकर सूंड हिलाने लगा। आइए अब तक की समझाइश को किताब के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जंगल में भी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है जिस पर वो बैठा था। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि वो इसका मिजाज अब ठंडा हो गया। मोती जो ही उसको उस पेड़ के समीप आया तो यूं ही मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुकारा। मोती इस आवाज को पहचान कर वह सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। वो वही मुरली था जिसे वो अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है। ये कौन कह रहा है? हाथी अपने आप से कह रहा है। इस बालक को आज मैं अनाथ बना दिया। इसके बाप का जिम्मेदार मारने वाला मैं ही हूँ। ये सोचकर उसे उस बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लग गया। गौर, गौर मतलब एग्जॉगिटेशन और चाल, चाल मतलब मैनर। यहाँ पे किसकी चाल के बारे में बता रहा है? मोती की चाल के बारे में। जब मुरली जंगल में पहुंच गया, मोती की चाल बिल्कुल एक शांत मिजाज जैसे लगने लगी। मस्तक, फोरहेड। यहाँ पे किसके मस्तक के बारे में उपयोग किया है ये शब्द? हाथी के मस्तक के बारे में। हाथी अपना मस्तक हिला रहा था जब मुरली की आवाज को पहचानने के बाद। आइए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। In the forest he climbed a tall tree and began to look around.
he saw Moti walking towards the same tree on which he was sitting. His head was bowed, and from his walk, he realized that his anger had subsided. As soon as Moti came near the tree, Murli called from the top of the tree, "Moti!" Moti recognized this voice. He raised his head and looked upwards. Seeing him, he recognized that this was the same Murli whom he used to lift with his trunk and make him sit on his back. "I only killed his father." Thinking this, he felt pity for the boy. He became happy and started shaking his trunk. आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सब ने दांतों उंगलियां दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, "डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वे किसी को ना सताएगा।" आइए अब तक की समझाइश को किताब की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया और वो पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया। जब वो मुरली बच्चा था तब से ही मोती इसे इसी प्रकार उठा के ऊपर बिठा लेता था। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लेने के बाद और राजा की जो महल है उस ओर ये लोग शुरू कर दिया चलने के लिए। राजमहल की ओर चले आने पर मुरली जब मोती को लिए आते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों उंगलियां दबाई। दांतों उंगलियां दबाई मतलब कोई हैरान समय इस मुहावरे को हम उपयोग करते हैं। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, "डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वो किसी से ना बोलेगा और किसी से ना कुछ करे, किसी को ना कुछ हार्म करेगा।" थपकियां, पैटर, तो ये थपकियां कौन दे रहा है? मुरली हाथी को दे रहा है। चिल्लाकर, स्क्रीमिंग, सो यहाँ पे कौन स्क्रीम किया? मुरली। मुरली क्या कहा चिल्लाकर? गांव वालों, अभी मोती को देखे कोई डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। सीधा मतलब स्ट्राइट और राइट कंडीशन कहा जाता है। आइए अब तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Murli recognized the soft mood of Moti. He descended from the tree and patted his trunk when he gestured him to sit. But Moti did not sit instead. He lifted up Murli like before and seated him on his back and walked toward the palace. When Murli seated on Moti reached the palace gates, people watched with great astonishment.
Still nobody dared to go near Moti. Murli shouted and said, "Don't be afraid. Moti is straightened out now. Now he will not harm to anyone." आइए इस एनिमेशन वीडियो की सहायता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपए का इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। इस दौरान मोती जब मुरली उसके ऊपर बैठ के आ रहा है, मुरली सभी के पास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, डरो मत, मोती कुछ नहीं करेगा आप लोगों को। तो राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ। अचंभा एक देहाती भाषा है, ताज्जुब होना। अब गाय की तरह सीधा हो गया है। कौन यहाँ पे गाय की तरह सीधा हो गया है? हाथी यहाँ पे गाय की तरह सीधा हो गया है। पहले कैसे था वो? पागलों की तरह, यहाँ तक कि महावत को भी मार डाला था। उन्होंने मुरली को 1000 रुपए का इनाम तो दिया ही और उसे अपना खास महावत बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, आपको एक सीख यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ। हम गुस्से में आके अपना आपा कभी खो ना देना। हमेशा हम अपने आपे में रहना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं, वरना अपनी जिंदगी दुविधा में आ जाएगी। धन्यवाद बच्चों। Raja Sahib took on came fearfully in front of Moti. What amazed him was how it has become stride and to sing like a cow. He even gave a reward of 1000 rupees to Murli and also made him his special Mahavat. Moti again became the most beloved elephant of Raja Sahib. तो चलो, आज के इस तीसरे भाग में हमने पाठ को खत्म कर दिया, तो क्यों ना अब हम इस पाठ का विश्लेषण करें। जंगल में मुरली एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है जिस पर वो बैठा था। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। मोती ज्यों ही उस पेड़ के समीप आया, त्यों ही मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। तो मोती इस आवाज को पहचानता था। वह सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर वो पहचान गया। वो वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, ये सोचकर उसे उस बालक पर दया आ गई। वो खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। वो पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और महल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सब ने दांतों उंगली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वो किसी से
न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपए का इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, स्वभाव से ही मनुष्य को इज्जत मिलती है। तो इसी प्रकार कि मोती एक अच्छे से पदवी में था। जब उसका स्वभाव बुरा हुआ तो उस पदवी से उसको निकाल दिया गया। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि अच्छा जीवन बिताने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। इस पाठ का विश्लेषण हम इस शब्दार्थ से करेंगे। अचंबा। अचंबा का अर्थ है आश्चर्य। इस पाठ में ये शब्द क्यों उपयोग हुआ है और कहाँ पे? अचंबा यहाँ पे राजा साहब को हुआ था, क्योंकि मुरली इस पागल हाथी के ऊपर बैठ के महल के द्वार पर पहुंचा। इस वजह से राजा साहब को अचंबा हुआ। तो चलो इस पाठ का विश्लेषण हम शब्दार्थ के बाद लघु प्रश्न उत्तर से भी करेंगे। जंगल में पहुंचकर मुरली ने क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखिए। जंगल में पहुंचकर मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा था जिस पर मुरली बैठा था। तो अभी हम इस प्रश्न को गौर करेंगे कि ये कहाँ पे हमने इस पाठ के अंदर देखा। जब मुरली छोटा सा बच्चा अपनी माँ और गांव वालों के कहने पर भी ना माना, वो सीधे कमर कस के जंगल चले गया मोती को पकड़ लाने के लिए। तो जब जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो उसी पेड़ के नीचे मोती बिल्कुल शांति से आ रहा था। तो उस दौरान मुरली पहचान गया कि अभी मोती का स्वभाव पहले की तरह शांत हो गया है। तो अपनी धीमी सी आवाज से उसको मोती इस प्रकार से पुकारा। तो जब ये आवाज मोती ने सुना तो उसको सब कुछ याद आ गया। जब मुरली छोटा सा बच्चा था वो उसको किस प्रकार से उठा के अपने मस्तक पर बिठा लेता था, और ये भी सोचा उस दौरान कि मैंने ही इसके बाप को मार डाला। तो ये सोच के उसके ऊपर उसको दया आ गई। तो चलिए अब इस पाठ का विश्लेषण हम किसने किससे कहा और क्यों इसके माध्यम से करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है? डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। ये वाकया किसने किससे कहा और क्यों कहा? उत्तर, ये वाकया मुरली ने कहा। किससे? गांव वालों से। और क्यों कहा? क्योंकि वे लोग मोती को देखकर डरते थे, इसलिए मुरली ने कहा डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया। तो दूसरा प्रश्न है, मैंने ही इसके बाप को मार डाला है। ये वाकया किसने किससे कहा? ये वाकया मोती अपने आप से कहा, क्योंकि मुरली को देखकर मोती को उस बालक पर दया आ गई थी। तो पहला प्रश्न हमने कौन से संदर्भ में देखा उसको याद करने की कोशिश करो। डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। ये पाठ के तीसरे भाग में हमने देखा था, जब मुरली मोती के ऊपर बैठकर महल के द्वार पर पहुंचता है तो सारे गांव वाले डर जाते हैं और दांतों तले उंगली रखते हैं। तो तभी मुरली सुबी से कहता है
डरो मत। मुरली ऐसे कहता है कि मोती पहले पागलपन में उसके बाप को तक मार डाला था, अभी वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सभी को शांत रहने के लिए कहता है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है, मैंने ही इसके बाप को मार डाला। ये कौन से संदर्भ में ये वाक्य यहाँ पे उपयोग हुआ है? जब मुरली जंगल की ओर चले जाता है, जंगल में जाकर हाथी का स्वभाव बिल्कुल नर्म सा मालूम होता है, तब वो कहता है मुरली। मुरली इस तरह से पुकारता है मोती। तो मोती जो हाथी रहता है वो मुरली को देखने की कोशिश करता है। जब वो मुरली की आवाज सुनता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है कि मैंने ही इसके बाप को मार डाला। तो मुरली को देखकर उस बालक पर मोती को दया आ जाती है। तो चलिए एक बार हम मूल पाठ का पुनर्कथन देख लेंगे। तो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और कहानी की शुरुआत में हमने 3 पात्रों को देखा था और कहानी की शुरुआत पहले पात्र से होती है। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह अपने आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि न रहती थी। महावत का दबाव भी ना मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को भी मार डाला। राजा साहब ने ये खबर सुनी तो मोती को अपनी पदवी से छीन लिया। तो मोती को एक कूलियों की तरह लकड़ियां ढोलनी पड़ती थी और साथ में पत्थर डालने पड़ते थे और शाम में उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे जंजीरों से बांध दिया जाता था और उसको रातिब मिलना भी बंद कर दिया था और सूखी डालियां उसको डालती थी तो जो चबाकर अपनी भूख मिटाता था। जब वो इस दशा को अपनी पहली दशा से तुलना करता था तो सोचने लगा कि मैं किस तरह से राजा साहब का एक प्यारा हाथी था, आज एक मामूली सा मजदूर बन गया। ये सोचकर जोर जोर से चिल्लाता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और वह जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास ना जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा। जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर दिया, उसकी बात तक ना सुनी। उनका शायद मतलब ये था कि तुम गुलाम तो थे, आप नमक हराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर ना जाने क्यों क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की तरफ चला आया। मोती रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब के शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वे फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ में से निकल पड़ा और चिंधाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भाग गए और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपने सुंड से ऊपर का चप्पल गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझी तो वो जान पर खेल कर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले।
मोती दीवार पर खड़ा छप्पर रोंद रहा था और सोच रहा था कि इस दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर इसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की ओर चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीवित पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावर का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वो कोई 9 या 8 बरस का था, इसलिए राजा साहब उसे और उसकी माँ को दया करके कपड़े और पहनने को और खाने को कुछ न कुछ खर्चा दिया करते थे। मुरली था तो बालक पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत देर समझाया और लोगों ने भी, मगर वो किसी की एक न सुनी। वो अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा जिस पर वो बैठा था। उसकी चाल से ऐसे मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। मोती जो ही उस पेड़ के समीप आया, क्यों ही मुरली पेड़ के ऊपर से पुकारा। मोती इस आवाज को पहचानता था। वो सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। ये वही मुरली था जिसे वो अपने सुंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इस बालक को बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये सोचकर वो अपने आप से कहने लगा, मैंने इसके बाप को मार डाला है। वो खुश होकर सुंड हिलाने लगा उस मुरली को देखकर, और मुरली उसे मन का भाव पहचान गया। वो पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सुंड को थक्कियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सुंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला गया। मुरली जब मोती को लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सब दांतों उंगली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वो किसी से न कुछ सताएगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपए का इनाम तो दिया ही, उसे खास महावर बना लिया और मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो इस पाठ से बच्चे आपको एक सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाना और सुखी जीवन बिताना है तो स्वभाव हमेशा अच्छा रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।